उद्योग व्यवसायों को लेकर हर बार सवाल खड़े होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ फील्ड में भी, अब जब हम उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर गए और तमाम जगहों पर लोगों से बातचीत की, तो मैंने देखा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ज़बरदस्त मुहिम है। अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। और इस पर जवाब देने के लिए सबसे अच्छा चेहरा जो हो सकती है मोदी सरकार का, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अनुप्रिया पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा, ODOP ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चीज़ है और मैं जब भी गया मैंने देखा कहीं कालीन, कहीं पीतल का बर्तन और छोटी छोटी यहाँ तक कि मूंज से बनने वाली चीज़ें, इनको लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आप कैसे खंगाल रहे हैं? क्योंकि ये मुझसे बहुत सारे युवा पूछते हैं कि जो योजनाएं हैं, अचार है, आंवला है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत संभावना है। आप क्या विचार कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ODOP का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया? भारत के अंदर लगभग हर राज्य में आने वाले हर ज़िले को अगर हम करीब से देखें तो एक लोकल स्तर पर प्राचीन समय से अपनी एक छोटी मोटी अर्थव्यवस्था बनाकर रखी हुई है। यानी लोकली हम कोई हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोई ऐसा रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाला कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारी सरकार ने भी इसी दृष्टि से सोचा कि जब हम बहुत कुछ पहले से कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसी को और सुदृढ़ करें। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हम लेकर आए। इसके तहत 4 पिलर्स होते हैं। यानी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पारंपरिक रूप से अगर कोई सामान बन रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं एक पीतल का बर्तन बनता है या कहीं एक कालीन बनता है, तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत है? जो पारंपरिक कारीगर हैं, हम सबसे पहले उन्हें बैंक के माध्यम से जो उन्हें कैपिटल की आवश्यकता होती है उसका प्रबंध कराएं, वो एक पिलर हो गया। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग, डिज़ाइनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, वो दूसरा पिलर हो गया। इसके बाद ज़रूरत होती है हम उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मार्केटिंग सपोर्ट किस तरीके से दे सकें। और चौथी चीज़ होती है टूल किट, यानी किसी भी काम को करने के लिए बेहतर टूल किट हम उसे दे सकें। तो ये 4 पिलर्स है जिसके तहत ODOP की योजना को बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हर ज़िले में ऐसे पारंपरिक रूप से बनने वाले उत्पादों को हमने इन 4 पिलर से जो कारीगर हैं उनको लाभान्वित किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में भी हम इसी तरीके से काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि कॉमर्स हमारे मंत्रालय से देखा जाता है, तो कॉमर्स में भी हमने ये कोशिश की है कि हर ज़िले का हम एक अपना ज़िला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाएं और उसमें भी ये लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को हम वैल्यू एडिशन करके शामिल करें। क्योंकि वोकल फॉर लोकल से लोकल गोज़ ग्लोबल, हमारी लोकल चीज़ें जो हैं वो दुनिया के बाज़ार में पहुँचे, ये हमारी सोच है। एक बढ़िया नारा आपने दिया है। एक और बहुत अच्छी टर्म है MSME, आप खूब सुनते हैं। MSME के लिए काम किया जा रहा है। बहुत लघु उद्योग हैं, मिडिल लेवल के उद्योग हैं उनके लिए, और स्टार्टअप इंडिया, मैं इसको भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना मानता हूँ। कैसे जुड़ पा रही हैं ये 2 चीज़ें? क्या इसके लिए कुछ हो रहा है और आप लोगों का क्या उसमें? बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप जानते हैं कि स्टार्टअप मिशन को 2016 से मोदी जी की सरकार ने बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। आज हमारे पास DPIIT से मान्यता प्राप्त 93,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है, जो 2016 से पहले कुछ 100 हुआ करते थे। और मैं बधाई देना चाहती हूँ, उत्तराखंड ने स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में बहुत ज़बरदस्त स्पीड से काम किया है। यहाँ की सरकार, कभी 2016 में यहाँ मेरे ख्याल में कुछ 4 स्टार्टअप होते थे, आज 850 से ज़्यादा हैं। और 1000 नए स्टार्टअप बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। उसके लिए स्टार्टअप की नई नीति लेकर आए हैं। तो स्टार्टअप को वेंचर फंड भी अलग से दे रहे हैं, एक ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार भी दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट पेटेंट डिज़ाइन के लिए भी पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा सीड फंडिंग का पैसा भी यहाँ की सरकार दे रही है। तो स्टार्टअप के पूरे इकोसिस्टम को नर्चर करने के लिए राज्य की सरकार बहुत बेहतरीन शानदार काम कर रही है। और भारत की सरकार ने भी 945 करोड़ का कॉर्पस बनाया हुआ है स्टार्टअप सीड फंड के लिए। और हर तरीके से हम उनको मदद कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के आइडिएशन से लेकर प्रोडक्ट मार्केट में स्थापित हो जाए। इसके लिए जो नए बडिंग यंगस्टर्स आ रहे हैं टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से, उनको हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। फाइनल आपसे एक सवाल, 2024 में उतरना है, रोज़गार एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, उसके वादे भी हुए हैं, बहुत हद तक उस पर काम भी हुआ है। आप कितनी आशान्वित हैं कि इस मोर्चे को आप काउंटर कर पाए हैं, और जब युवाओं के बीच में जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमने पहले से स्थितियां बेहतर की हैं और अब आने वाले समय में और ऐसे बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सरकारी नौकरी की ही बात करूँगी। सरकारी नौकरी पाना आज भी एक आम भारतीय परिवार में एक प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय होता है।
मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार से पहले किसी सरकार ने इतना बड़ा संकल्प लिया होगा कि 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी हम भारत सरकार के अलग अलग विभागों में देकर दिखाएंगे। और आप जानते हैं हमारी सरकार इसमें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है। 6 रोजगार मेला का आयोजन किया जा चुका है और हर रोजगार मेला में हमने औसतन 72 हज़ार जो नए लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। तो 2023 दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा मोदी सरकार पूरा कर रही है। इसके अतिरिक्त क्योंकि सरकारी नौकरियों की संख्या की एक सीमा होती है, इसके अलावा ज़रूरी है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन करें और अपने देश के युवा को हम जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर बनाएं। तो इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण अपने आप में स्टार्टअप है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप में हमारे युवाओं ने बेहतरीन सरकारी नौकरियां, स्टार्टअप, MSME, ODOP, ये वो महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं। और आपके आपने जी स्टैंड अप इंडिया, तो मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत छोटी सी बातचीत में अनुप्रिया जी ने आपके सामने रखी हैं। आप भी अपने कमेंट करें, बताएं कि आप इन योजनाओं से कितने खुश हैं और क्या किया जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।